آپ का बच्चा जब जिद के ऊपर उतर आता है तो वो क्या हरकतें करता है, क्या करता है कि जिसको आप समझते हैं कि मेरा बच्चा अब जिद्दी हो गया है, अब बहुत ज्यादा जिद कर रहा है। आप अपने बच्चों को जिस जिस वक्त आप उनको समझते हैं कि वो बच्चा जिद पे उतर आया है, तो वो क्या करता है, क्या हरकतें करता है? क्या वो रोता है? क्या वो बच्चा जो है हर बात के ऊपर ना करता है, यानी इनकार करता है? आप उससे कहते हैं कि बेटा बैठ के पढ़ लो, तो वो कहता है मैं नहीं पढ़ूंगा। जब आप उसे कहते हैं कि जी आप बैठकर आप सो जाएं, सोने का टाइम हो गया, तो वो कहता है मैं नहीं सोऊंगा। जब आप उसको कहते हैं कि जी आप जो है जाकर बच्चों के साथ खेल लो, तो वो कहता है मैं नहीं खेलूंगा। यानी इस तरह की वो हरकतें करता है। क्या ऐसे ही होता है या कुछ और होता है? बहस करता है वो आपके साथ, है ना? और इसी तरीके से चीखता होगा, इसी तरीके से थोड़ा सा वो मतलब गुस्सा भी करता होगा, कभी लेट भी जाता होगा। ये सारी जो हरकतें हैं, अच्छा कभी जो है वो हाथापाई के ऊपर उतर आता होगा कि जी मुझे ये चीज चाहिए, मोबाइल मुझे चाहिए, और आप मना करते हैं तो वो कहता है कि जी ये मोबाइल जो है मुझे लाजमी चाहिए, मुझे ये मैं इसके बगैर नहीं रहूंगा, है ना? तो ये सारी उसकी अलामात हैं कि उससे हम ये समझ लेते हैं कि ये बच्चा जिद के ऊपर उतर आया है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हम समझने की कोशिश करते हैं जरा कि ये जो जिद है, ये बजाते खुद ये क्या चीज है। ठीक है। तो जिद जो है ये एक बिहेवियर है। ये जिद जो है ये एक बच्चे का रवैया है। उस बच्चे का जो रवैया है वो असल में हमसे कुछ मुतालिबा कर रहा है। एक चीज जरा तमाम वालिदैन इस चीज को आप जहन में रखिएगा कि ये जो जिद है, ये जिद कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। और ये जो जिद है, ये उस बच्चे की कोई नफ्सियाती खराबी भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये उसकी कोई पर्सनल ट्रेड भी नहीं है, यानी उसकी शख्सियत की कोई खसूसियत भी नहीं है कि ये बच्चा जिद्दी है, ये बच्चा बदतमीज है। और ये बात भी स्पेशली आप जरा नोट कर लीजिएगा कि जिद का मतलब जो है वो बदतमीज होना भी नहीं है। ठीक है। ये जो लेवलाइज करना है कि वो बदतमीज हो गया, बदअखलाक हो गया, हमें मारने लगा है, ऐसा वैसा, ये उसका एक रवैया है, ये उसका एक बिहेवियर है जो शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके वैसे क्यों कर रहा है ये भी हमें समझना पड़ेगा। वो इसलिए कर रहा है कि उसको कुछ नीड्स हैं, यानी कुछ उसकी ऐसी जरूरियात हैं, उसकी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं, उसकी कुछ ऐसी इमोशंस हैं, उसके कुछ ऐसे एहसासात हैं जिसको शायद उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो केयर गिवर्स हैं, जो उसके जो सरपरस्त हैं, वो उसको मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। इसी भी वजह से जब वालिदैन अपने बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पाते, जब उसको मोहब्बत नहीं दे पाते, या उसको टाइम नहीं दे पाते, या उसके साथ उसके जो एहसासात हैं उस उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये उन जो नीड्स हैं, वो बच्चे की जो जरूरियात हैं, उन जरूरियात को पूरा करवाने के लिए ये बच्चा जिद पर उतर आता है, जो एक रवैये का नाम है। ठीक है। यानी बच्चा हमसे असल में जिद के जरिए से ये मुतालबा कर रहा होता है, ये डिमांड कर रहा होता है कि जी ये मेरी नीड है, ये मेरी जरूरत है, ये मेरी बच्चे की जरूरियात क्या होती हैं? बच्चे को कुछ जिस्मानी जरूरियात होती हैं, कुछ उस बच्चे की नफ्सियाती जरूरियात होती हैं, कुछ इमोशंस की उसकी जरूरियात होती हैं, और कुछ उसकी रूहानी जरूरियात होती हैं। आज बहुत लाइटली स्लाइटली हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इनमें से हर लफ्ज के पीछे पूरी पूरी डिटेल्स हैं, पूरी पूरी प्रेजेंटेशंस हैं, और पूरे कोर्सेज हैं। ठीक है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चा जब जिद के ऊपर उतर आता है तो उसकी बेसिक वजह क्या होती है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि वो बच्चा हमसे कुछ मुतालबा कर रहा होता है, वो बच्चा हमसे कुछ अपनी जरूरियात का तकाजा कर रहा होता है, इसके लिए वो हमसे वो जिद कर रहा होता है। तो जिद जो है बेसिकली एक एक बिहेवियर का नाम हुआ। जिद बेसिकली एक रवैये का नाम हुआ। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो वजूहात क्या हैं, वो क्या वजूहात हैं जिनको हम नीड्स कह रहे हैं या इमोशंस कह रहे हैं, कि जिनकी वजह से ये बच्चा जिद पर उतर आता है। वो जरा समझ लीजिए, वो चंद चीजें हैं। ठीक है। बच्चा जिद इस वजह से करता है, जब
बच्चे को वालिदैन की तरफ से अटेंशन नहीं मिलती, जो तवज्जो एक के बच्चे को अपने माँ बाप से दरकार हैं, अगर बच्चे को वो तवज्जो ना मिल पाए तो फिर बच्चा जिद के ऊपर उतर आता है और माँ बाप से अपने रवैये के जरिए से, अपने बिहेवियर के जरिए से ये डिमांड कर रहा होता है कि जी मुझे तवज्जो आपकी चाहिए। ठीक है। आज के जमाने के अंदर खुसूसन मैं ये बात करूंगा कि माँ बाप अपनी जॉब के अंदर, अपनी करियर में, अपने दोस्तों के साथ और अपने मोबाइल में, सोशल मीडिया में, इन चीजों के अंदर आज की मसरूफियत बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हम अपने बच्चों को वो वक्त नहीं दे पाते जो वक्त उनको, उनकी नीड है, जो वक्त उनकी जरूरत है। जब हम नहीं दे पाते तो जाहिर सी बात है बच्चा अब उस नीड को डिमांड कर रहा होता है अपने बिहेवियर के जरिए से, जिसको हम जिद कह रहे होते हैं। तो पहली जो चीज हो गई वो अटेंशन है, यानी डेफिसिट ऑफ अटेंशन की वजह से, अटेंशन की कमी की वजह से, माँ बाप की तरफ से तवज्जो की कमी की वजह से ये बच्चा जिद के ऊपर उतर आता है। नंबर दो, दूसरी जो चीज है वो वालिदैन से लव और अफेक्शन यानी मोहब्बत का तकाजा कर रहा होता है। एक बच्चे की नफ्सियाती जरूरत है कि उस बच्चे को पूरी मोहब्बत मिले उसके वालिदैन की तरफ से। जब उसके वालिदैन उस बच्चे को वो मोहब्बत नहीं दे पाते किसी भी वजह से, घर के मसाइल की वजह से या अपने जॉब के मसाइल की वजह से, बहुत सारे मसाइल होते हैं वालिदैन के, तो उन मसाइल की वजह से जब वो जो उसकी नीड है, नेचुरल नीड है, वो नहीं दे पाते, उसके नतीजे में ये बच्चा, हम उसको जिद्दी हो गया कहते हैं, और वो बच्चा जिद कर रहा होता है और हमसे डिमांड कर रहा होता है कि जी बाबा, और जो मेरी वालिदा है, मामा है, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे आपकी लव चाहिए, मुझे आपकी अफेक्शन चाहिए, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। ये हमसे डिमांड कर रहा होता है और हम उल्टा उस बच्चे को कह रहे होते हैं कि ये बच्चा जो है जिद्दी हो गया है और बड़ा खराब हो गया है, और हम उसको मजीद डांट देते हैं। तीसरी जो चीज है जो इस जिद की वजह बनती है वो है मुस्तकिल डांट, यानी जब वालिदैन अपने बच्चे को बहुत ज्यादा डांटते हैं, यानी हर चीज के ऊपर उसको पाबंदी लगाते हैं, इधर मत जाओ, यहाँ मत, यहाँ खड़े मत हो, ये मत खाओ, इसको हाथ मत लगाओ, यानी जो हम घर के अंदर हर चीज को, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें अपने बच्चे को अगर किसी चीज से रोकना है, मना करना है, तो बजाय कि इसको मत करोगे, उसको कोई अल्टरनेटिव जो ज्यादा पॉजिटिव वे में, जो ज्यादा बेहतर है, वो उसको दे देना चाहिए। ये उसका पॉजिटिव तरीका है। लेकिन ये है कि हम बसा औकात क्या करते हैं, हर चीज से उसको मना करते हैं, हर चीज पर पाबंदी लगाते हैं, हर चीज के ऊपर सख्ती करते हैं। तो इसके नतीजे में, इस डांट के नतीजे में भी ये जो बच्चा है ये जिद के ऊपर उतर आता है। तीसरी चीज हो गई। चौथी जो चीज है वो है हमारे घरों के अंदर गैर मुस्तकिल उसूल का होना। देखिए, अगर एक घर के अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत हो, तो उसकी सबसे पहली जो जो जरूरत है वो ये है कि हम घर के लिए एक बाकायदा स्ट्रक्चर बनाए, एक फ्रेमवर्क बनाए, एक टाइम टेबल बनाए, कि जो हम घर के अंदर बच्चे से करवाना चाहते हैं वो सारे काम उसके अंदर एक टाइम शेड्यूल के अंदर मौजूद हों। कि हमें अपने घर के अंदर, मसलन ये है कि हमारे घर के अंदर जैसे ही अजान हो जाए तो सारे मोबाइल बंद हो जाएंगे, ये एक उसूल है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये उसूल होगा। अब ये उसूल आप एक फ्रेमवर्क के जरिए से, आप अपने एक टाइम शेड्यूल के जरिए से ये बनाएंगे। ये टाइम हमारा होगा सोने का, सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे और सारे घर वाले सो जाएंगे। अच्छा, ये टाइम होगा सारे घर वाले जाग जाएंगे, उठ जाएंगे। नाश्ते का ये टाइम होगा, और नाश्ते के दस्तरखान में सारे लोग एक साथ बैठ जाएंगे, या शाम के खाने में सारे लोग एक साथ बैठ जाएंगे। ये कुछ उसूल बनते हैं घर के लिए, जिस तरीके से एक इदारे के लिए हम उसूल बनाते हैं और टाइम टेबल बनाते हैं, इसी तरीके से घर के लिए भी कुछ उसूल बनाए जाते हैं।
जब घर के उसूल बनते हैं और वो वाज़ेह उसूल बनते हैं और उनके मुताबिक एक घर को चलाया जाता है, तो फिर बच्चे जो होते हैं उन वो माइंडली क्लियर होते हैं। उनको पता होता है कि जी सुबह हमें क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर में क्या करना है। और जैसे ही बच्चा उसके अगेंस्ट में चला जाता है, उसके सामने कोई कंसिक्वेंसेस रखा जाता है कि भाई जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको ये भुगतना पड़ेगा, तो बच्चे को पहले से वो पता होता है और ये सब प्री प्लान होता है। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये अगर हमारे घर में सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे बच्चे जिद्दी हो जाएंगे। या हमारे घर के अंदर मौजूद तो है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लेक करते हैं। बाज औकात हम बाज औकात हम उसके अंदर बहुत ज्यादा नरमी बरतते हैं और बाज औकात बहुत ज्यादा सख्ती बरतते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो जिद पर उतर आएंगे। और पांचवी जो चीज है वो है बच्चे की थकावट है, बहुत ज्यादा थकावट है, या भूख महसूस होना है, या किसी बीमारी की वजह है, या उस बच्चे के अंदर कोई समझ लीजिए कमजोरी है। इन तमाम चीजों की वजह से भी बच्चा जिद के ऊपर उतर आता है। और मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा तफसील पे हम अभी नहीं जा सकते, अभी ये टाइम हमारे पास बहुत ही मुख्तसर है। और पांचवी जो छठी जो चीज है वो टेम्परामेंट है, कि बच्चा जो है उसका जो मिजाज है बाज औकात पैदाइशी तौर के ऊपर वो ऐसा होता है कि वो किसी वजह से वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, और वो बच्चा जिद ज्यादा कर रहा होता है। चांसेस ज्यादा होते हैं कि उस बच्चे का ज्यादा केयर किया जाए, उस बच्चे को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए। बाज औकात वालिदैन को ये मालूम नहीं होता और उस बच्चे के साथ थोड़ी सी सख्ती बरती जाती है, जिसके नतीजे में बच्चे के वालिदैन के रवैये की वजह से और बच्चे की सेंसिटिविटी की वजह से भी ये बच्चा बाज औकात क्या होता है, जिद के ऊपर उतर आता है। तो ये चार पांच चीजें मैंने अभी आपके सामने रखी। इन तमाम चीजों का खुलासा ये हुआ कि ये वो वजूहात हैं, ये वो असबाब हैं कि जिनकी वजह से एक बच्चा जो है वो जिद के ऊपर उतर आता है और वो जिद कर रहा होता है। और उसके अंदर फिर एज ब्रैकेट्स हैं। छोटे जो बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा जिद करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 3 साल, ये जो 4 साल के अंदर अंदर जो बच्चे होते हैं वो जस्ट नॉर्मल होता है। बहुत सारे वालिदैन ग्रुप में भी आकर पूछ रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे को भी जवाब दे रहे होते हैं, और बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इस ग्रुप के अंदर, हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि ये जो एज ब्रैकेट है कि बच्चा पैदाइश से लेकर जो तकरीबन 3 साल, 3.5 साल या 4 साल तक, इसके अंदर जस्ट नॉर्मल है। यानी वो उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसका तकाजा है कि वो बच्चा कुछ ना कुछ जिद करे, तो वो कोई बीमारी की चीज नहीं है। अब हम जरा बात करते हैं कि ये जो जिद है इसको कैसे कम किया जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए। देखिए जी, हमने आपके सामने कुछ चीजें रखी कि वालिदैन की तवज्जो की कमी है जिसकी वजह से बच्चा जिद के ऊपर उतर आता है। वालिदैन की मोहब्बत की कमी होती है जिसकी वजह से बच्चा जिद के ऊपर उतर आता है। वालिदैन की डांट डपट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये बच्चा जिद पर उतर आता है। बाज औकात बच्चे के को थकावट है, नींद की कमी है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उस वजह से भी वो जिद का शिकार हो जाता है और वो जिद्दी हो जाता है। तो अब इसका हल ये है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की इस जिद को कम करें या उसको खत्म करें, तो खत्म करना हमारा मतलूब नहीं होना चाहिए, कम करना, नॉर्मलाइज करना, ठीक है, ये हमारा मतलूब होना चाहिए। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में यही जो चीजें हैं, जिस चीज को हम लेक कर रहे हैं वो बच्चों को हम देना शुरू करें। हम अपने बच्चों को मोहब्बत देना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा उनको एहतराम देना शुरू करें। और अपने बच्चों को ज्यादा से कम भी 24 घंटों में से कुछ वक्त ऐसा निकालना चाहिए अपने शेड्यूल के अंदर कि हम अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दें। यानी उस बच्चे के साथ बैठकर उस बच्चे की मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू करें उससे, या उसकी मर्जी के मुताबिक कोई मौजू के ऊपर उससे बातचीत करें। उसकी उसकी चाहत के मुताबिक जो भी एक्टिविटी वो बच्चा कहता है हम उसके साथ वो करें, ताकि वो बच्चा माँ बाप के साथ कनेक्ट हो, माँ बाप के साथ जुड़े, और उसके नतीजे में वो जो एक जिद की जो कैफियत है वो कम हो जाए। ये मैंने एक जनरल बात की।
मैं कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिनके जरिए से हम अपने बच्चे को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उस बच्चे की जो जिद है उसको हम कम कर सकते हैं। सबसे पहला काम वालिदैन के करने का ये है कि अगर बच्चा हमारे सामने जिद कर रहा है और वो लेटा हुआ है, वो गुस्सा कर रहा है, वो चीजों को फेंक रहा है, यानी वो जो बिहेवियर है वो शो कर रहा है, तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हम जिद पे न उतर आए। हम क्या करें, हम थोड़ा सा होल्ड करें, हम जो है पुरसुकून रहें। जब तक वालिदैन पुरसुकून नहीं होंगे तो क्या होगा कि बच्चे जो है वो मजीद जिद के ऊपर उतर आएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम ये है कि वालिदैन खुद पुरसुकून रहें। दूसरा है कि अपने बच्चे को मोहब्बत दें। अपने बच्चे के जो जज्बात हैं, जिस जज्बात की वजह से वो बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है, हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों की जो जिद है उसको कम करने का जो तरीके हैं, वो तरीके सबसे पहला और सबसे अहम तरीन तरीका जिसके अंदर बसा औकात वालिदैन गलती करते हैं। बच्चा जब जिद कर रहा होता है तो हम भी उसके साथ जिद कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में वो जिद जो है जिद मल्टीप्लाई बाई जिद होके मजीद बड़ी जिद के अंदर वो तब्दील हो जाती है। तो हमारा करने का काम ये है कि हम सबसे पहले हम ठंडे रहें और उस बच्चे का जो इमोशंस हैं, वो बच्चा जिस चीज के लिए जिद कर रहा है, सबसे पहले उसके साथ हम हमदर्दी का इजहार करें। हम उस बच्चे से कहें कि बेटा, मुझे मालूम है कि आपको ये चीज चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर वो बच्चा कहता है कि जी मुझे ये मोबाइल चाहिए, और आप समझते हैं कि उस वक्त में उस बच्चे को मोबाइल देना ठीक नहीं है, ठीक है, मोबाइल देने का वक्त वो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ठंडे रहेंगे, आप डांटेंगे नहीं उसको, आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, आप उसको थप्पड़ नहीं लगाएंगे। आप सबसे पहले बड़े रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ उसके साथ नजरें मिला के आप उससे कहेंगे कि बेटा, मुझे मालूम है आपको मोबाइल बहुत अच्छा लगता है और ये मोबाइल आपको चाहिए, लेकिन बेटा अभी आपको देने का वक्त नहीं है। प्लीज मेहरबानी ये करें कि अभी आपसे हम मोबाइल नहीं मांगे। अच्छा, आपने ऐसा कर दिया, उसके नतीजे में हो सकता है वो बच्चा उस वक्त में मजीद वो कुछ गुस्सा के इजहार करे। कोई बात नहीं है, आप उस बच्चे को डांटे नहीं, बस आप उस बच्चे को मारे नहीं, आप उस बच्चे को डांटे नहीं, आप इस बच्चे को बड़े रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ आपने उसको हदूद के अंदर, यानी उसको आपने बाउंड्रीज देनी है, उसको कहना है कि देखें, आपको आधे घंटे के लिए हमने टाइम दे दिया था, आपका टाइम ओवर हो गया है, लिहाजा आप मेहरबानी करें, अब अगले दिन आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट एक पॉइंट बस ये अगर आज के इस सेशन के अंदर हम लें कि सबसे पहले हमें सुकून में रहना है। बच्चा जब गुस्सा करे, बच्चा जब जिद के ऊपर उतर आए, तो हमें भी उसके अगेंस्ट में, गुस्से में आना नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे की जो जिद है वो नॉर्मल होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसकी बहुत सारे और भी स्टेप्स हैं, इसके बहुत सारे और भी टिप्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, आज का जो सेशन है, जो छोटा सा मिनी सेशन है, इसका खुलासा मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ कि ये जो जिद है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली चीज नहीं है कि वालिदैन इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो। मैं देखता हूँ कि काफी ज्यादा परेशानी का इजहार कर रहे हैं। तो जस्ट आप लोग नॉर्मल रहिए, अपने बच्चे के लिए आप लोग दुआ कीजिए। एक के वजीफे के तौर पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको भी आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों के जो मिजाज है उसके अंदर एक नरमी लेकर आएंगे। और वो बुजुर्गों ने बताया है, या लतीफ, या लतीफ का जो विर्द है, ये अगर पढ़ के 100 मरतबा पढ़ लें, 200 मरतबा पढ़ लें, पढ़ के आप उस बच्चे के ऊपर दम कर लें, लेकिन वो बाद में, और अल्लाह से दुआ भी करना है हमने, पहला जो काम करने का है वो ये है कि हम अपने रवैये को बहैसियत वालिदैन हम अपने आप को ठीक करें। तो इंशाल्लाह अगर हम अपने बच्चे के साथ मोहब्बत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और ताउन के साथ, जब हम उस बच्चे के जो नीड्स हैं, जो उसकी जरूरियात हैं, जिसके लिए वो बच्चा परेशान हो रहा है, अगर हम उसको समझने के काबिल हो गए, जिसको हिकमत के साथ ताबीर किया गया है, यानी अगर वालिदैन उस लेवल पे चले जाएं, महज उस बच्चे की जो रवैया है उसको ना देखें, उसको तोड़ने की ना कोशिश करें, उसको रोकने की कोशिश ना करें, इसलिए कि वो जिस वजह से ये रवैया सामने आ रहा है, उस अ, वजह को हम ढूंढने के काबिल हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें वो हिकमत अता फरमाए, वो हिम्मत अता फरमाए, वो इल्म अता फरमाए, वो नूर अता फरमाए, वो हिदायत अता फरमाए। जाहिर सी बात है, ढूंढने से ही मिलेगा। ये
रैंडम चीज नहीं है कि अचानक कुछ भी मिल जाए। वो तलब वालों को वो चीज मिल जाती है। आप इसके लिए कुछ किताबें पढ़िए, आप इसके लिए कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। आप उसके लिए ये जो सारा सिलसिला हमने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, एक कम्युनिटी कायम कर दी है। इस कम्युनिटी के अंदर माशाल्लाह वो हजारों की तादाद में अब वालिदैन ज्वाइन कर चुके हैं, और बहुत सारे वालिदैन इसके अंदर ऐड भी हो रहे हैं, और अच्छे अच्छे वालिदैन इसके अंदर मौजूद हैं। हम आपको प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको क्या कहा कि आप अपने घर के लिए एक तरतीब बनाइए, एक टाइम टेबल आप तैयार कीजिए। हमारी जो वेबसाइट है ejutarbiya.com, वहां पर आप रिसोर्सेज के सेक्शन में चले जाएंगे, तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। यानी इस्लामिक करके एक वहां पर रिसोर्स रखा हुआ है, जो जिसको इस्तेमाल करके आप अपने घर के लिए एक रूटीन टाइप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे। और मेरी आपको जो है एक रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि देखिए, ये छोटे से टिप्स हैं, ये छोटी सी चीजें हैं, ये हमारे लिए एक तरह से चिराग का रास्ता, एक एक रोशनी का जो है, एक चिराग का जो किसी जो हमारी मदद करेंगे। लेकिन यह है कि हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना है। हमें पेरेंटिंग को पूरी तरह सीखना है। इससे पेरेंटिंग के जो तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं, इनसे हमें अवेयर होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, दुनिया के अंदर हम जो भी काम करते हैं, हर काम को हम सीख कर करते हैं। और आज का जो दौर है, ये प्रोफेशनलिज्म का दौर है। हर चीज के अंदर प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लोग जाकर काम करते हैं। तो क्यों ना पेरेंटिंग को प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जाकर हम काम करें, और उसको भी हम सीख कर करें। तो आपके लिए हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं, वो प्रोफेशनल कोर्स, ऑनलाइन कोर्स TPPC के नाम से हमारे पास एक कोर्स मौजूद है। मैं तमाम वालिदैन को ये रिकमेंड करता हूँ, और इस वजह से करता हूँ कि कोर्स को आप जब लेते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपको ये जो पेरेंटिंग है, इसका पूरा जो एक फ्रेमवर्क है वो आपको मिल जाता है, और आपको पता चलता है कि ये पेरेंटिंग बेसिकली है क्या चीज, इसकी स्टार्ट कहाँ से होना है, एंड कहाँ से होना है, दरमियान में तफसीलात क्या है। तो इन तमाम चीजों को जब हम समझ लेंगे, तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से तरबियत कर पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ठीक तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये टाइम भी तकरीबन एंड होने वाला है। अगर किसी के पास कोई सवाल मौजूद हो, तो वो सवाल, एक आध सवाल हम ले सकते हैं। छोटा सा मुख्तसर सा टाइम बाकी रह गया है, तो वो सवाल आप लोग कर सकते हैं। मैंने अपनी जो गुफ्तगू है मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ। इंशाल्लाह फिर आगे अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है, तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। चलिए, इसको कंक्लूड कर देते हैं। हमारे आज के सेशन का खुलासा ये हुआ कि आज हमने जिद के ऊपर बात की कि ये जो बच्चे हैं, इनकी जिद ये क्या होती है। हमने क्या बताया कि जिद जो है ये एक बिहेवियर का नाम है। जिद बच्चे के एक रवैये का नाम है। ये कोई खराब चीज नहीं है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई नफसियाती खराबी नहीं है। ये जस्ट एक बिहेवियर है। ये बिहेवियर क्यों आता है? ये आता है कुछ जरूरी चीजों की कमी की वजह से। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे के नीड हैं। मसलन ये है कि बच्चे के जिस्मानी, जहनी, दिमागी और उसकी रूहानी जरूरियात हैं। वो जरूरियात जब पूरी ना हो, उसकी इमोशनल जो नीड्स हैं वो पूरी ना हो, जब उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं वो पूरी ना हो, और उस बच्चे की जो इमोशंस हैं उसको एक्सेप्ट ना किया जाए, उसको पहचाना ना जाए, तो ये बच्चा उसको हासिल करने के लिए एक रवैया शो करता है, जिसको हम जिद कहते हैं। और उसके बाद हमने आपके सामने वो सारी चीज रखी कि ये जो जिद है, ये किन किन चीजों से ये जिद बच्चे जो है वो शो करते हैं। तकरीबन 6-7 चीजें हमने आपके सामने रखी। और उसके बाद फिर हमने आपके साथ वो चीजें शेयर कर दी कि वालिदैन अपने बच्चों का की जो जिद है, उस जिद को कैसे कम कर सकते हैं। तो उस कम करने के सारे तरीके जो है वो कुछ मैंने मुख्तसरन आपके सामने हमने रख दिए। जी, वाजिद साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक बच्चे में जिद मौरूसी हो, यानी बाकी वजूहात ना हो, ये मौरूसी हो उसके अंदर, तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जाए? अच्छा, मौरूसी हो। अच्छा, देखें, मौरूसी होना, देखिए, मैं ये जो हम अगर आप इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना, बहुत सारी वजूहात होती हैं, एक वजह नहीं होती। आपने मौरूसी कह दिया,
तो आप उसको देखना पड़ेगा कि वाकई मोरूसी है भी या नहीं है। ठीक है, मोरूसी अगर है, मिसाल के तौर पर अगर आपके कहने के मुताबिक मोरूसी है भी, तो उसको नॉर्मल किया जा सकता है ना। यानी जिद को बहुत पीक पर ले जाने के मुकाबले में उसको थोड़ा सा नॉर्मल किया जा सकता है, और पीछे वही नीड्स हैं, वो जो जरूरियात हैं जो वालिदैन ने उस बच्चे को प्रोवाइड करना है, वो अगर कम हो तो बच्चा जिद के ऊपर उतर आता है, और वो जिद बहुत हार्श लेवल पर चली जाती है, बहुत सख्त हो जाती है। ठीक है, और एक वजह नहीं होती, जिद की बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो जो कोचिंग वगैरह, जो किसी प्रोफेशनल के साथ बैठने का, बाकायदा टाइम लगाने का फायदा, सबसे अहम चीज ये है कि उसको डायग्नोज किया जाता है, यानी उसकी वजह को ढूंढा जाता है कि भाई वो मौरूसी है, वो किसी थकावट की वजह से हो रही है, वो किसी अटेंशन डेफिसिट की वजह से हो रहा है, वो किसी जनाब जो है वो किसी इमोशन की कमी की वजह से, जिस चीज की वजह से हो रहा है, तो उसको ढूंढा जाता है, और उसके लिए फिर एक बाकायदा फ्रेमवर्क, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जिसके ऊपर प्लान पर अमल करके पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को उस मसले को हल करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरीके से आप एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो डॉक्टर आपके बच्चे की सारे तफसीलात लेके अपने पास एक पर्ची में लिख देता है, और उसके बाद उसके लिए एक दवा तजवीज करता है प्रिस्क्रिप्शन लिख के। इसी तरीके से ये जो पेरेंटिंग कोचिंग का जो सिलसिला है, यहाँ पर भी उस बच्चे की पूरी हिस्ट्री को, उसके खानदान की पूरी हिस्ट्री को निकाल कर देखा जाता है, और फिर उस हवाले से उस बच्चे की कोई ना कोई मदद की जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपका सवाल का जवाब आ गया होगा। और किसी के पास अगर कोई सवाल हो इसी तरीके से। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि अक्सर समझ होने के बावजूद बच्चे का रवैया बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और ऑटोमेटिकली हम खुद फौरन गुस्से से फौरन गुस्से हो जाते हैं। ऐसी सूरत में हम खुद अपने ऊपर कंट्रोल कैसे पा सकते हैं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, ज्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि बच्चा तो नासमझ है ना, बच्चा तो नासमझ है, और वो गुस्सा करता है, उसको ये भी नहीं पता कि मेरी क्या नीड है। यानी हमने कहा कि उसकी कुछ नीड्स हैं, और वो नीड्स भी हम समझ सकते हैं क्योंकि हम मेच्योरिटी लेवल के ऊपर हैं। बच्चे को ये भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मुझे बाज औकात उसको इतना पता है कि मुझे मोबाइल चाहिए। ठीक है, बार ज्यादा चीजें उसको नहीं पता होती, लेकिन वालिदैन को पता होता है। लेकिन वालिदैन बसा औकात अपने मिजाज के ठीक ना होने की वजह से फौरन गुस्से में आ जाते हैं, फौरन उसको डांटना शुरू करते हैं। अब अभी हमने जिक्र किया कि जो डांट की वजह से बच्चा और भी जिद्दी हो जाता है। जब हम उस बच्चे को लेबलाइज करते हैं, उस बच्चे को कंपेयर करते हैं, उस बच्चे को डांटते हैं या उसको मारते हैं, तो वो बच्चा और भी जिद्दी हो जाता है, और फिर हम कहते हैं कि मेरा बच्चा जिद्दी हो गया। तो इससे निकलने के लिए जरूरी है कि जो वालिदैन हैं, वालिदैन अपने आप को उस काम के लिए तैयार करें। ठीक है जी, हमारा जो कोर्स है ना, जो कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर यही चीजें मौजूद हैं। उसके अंदर वालिदैन अपने आप को कैसे ठीक करें, अपने मिजाज को कैसे ठीक करें, अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल पाएं, जो वालिद है उसको क्या करना चाहिए, जो वालिदा है उसको क्या करना चाहिए, घर के माहौल को कैसे ठीक करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये कोई एक चीज नहीं है, ये पूरी पर्सनालिटी है, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसके बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे पहलू हैं। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर जब हम काम करते हैं, और बहैसियत वालिदैन जब हम सबसे पहले पेरेंटिंग के लिए, मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो तहकीक है, दो चीजों की बड़ी ज्यादा जरूरत है। दो चीजें बहुत ज्यादा अहम है। नंबर एक, उसके लिए इल्म नाफे चाहिए। इल्म नाफे का मतलब एक बच्चे की पेरेंटिंग के हवाले से जो जरूरी इल्म है वो लाजमी चाहिए। और दूसरे नंबर पर मिजाज मौजू चाहिए। अगर वालिदैन के पास बहुत सारा इल्म तो मौजूद है, पेरेंटिंग का उन्होंने कोर्स भी कर लिया, कोचिंग भी ले ली, बहुत सारे कोर्सेज ले लिए, किताबें भी पढ़ ली, लेकिन अपना मिजाज ठीक नहीं है ना, अपना मिजाज, फौरन हमें गुस्सा आ जाता है, फौरन हम जो है चीखना शुरू करते हैं। अगर ऐसा है तो भी वो इल्म हमारे किसी काम को नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो सवाल है बहुत वैलिड है कि अक्सर बच्चों का रवैया जो है वो बर्दाश्त करना वालिदैन के लिए इसलिए मुश्किल होता है कि वो वालिदैन खुद मेंटली ठीक नहीं होते, उनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है। तो वालिदैन अपने ऊपर दो लेवल पर काम करें। एक लेवल अपने इल्म को बढ़ाएं, पेरेंटिंग का जो सारा, जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा फ्रेमवर्क है, जो पूरा एक सिस्टम है, उसको समझने के लिए ऊपर प्लान करें। और दूसरे नंबर पर वालिदैन जो हैं वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करें, कि उनको फौरन गुस्सा तो नहीं आता कहीं, फौरन वो आपे से बाहर तो नहीं होते,
फौरन बच्चे पर चीखते तो नहीं है, फौरन बच्चे को डांटते तो नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं, देखिए ये बहुत अहम बात है, अगर हम खुदा न खासा ऐसा करते हैं तो हमारा जो सारा जो नॉलेज है, जो इल्म है, जो मालूमात हैं, फिर वो हमारे काम में नहीं आते। इसलिए कि हम, बच्चा जो है वो हमारे इल्म से नहीं सीखता, बच्चा हमारी बातों से नहीं सीखता, बच्चा हमारी नसीहतों से बहुत कम सीखता है, बहुत थोड़ा 5%। 95% बच्चा जो कुछ भी सीखता है अपने वालिदैन से, वो उनके बिहेवियर से सीखता है, वो उनके रवैये से सीखता है, वो उनके लाइफ स्टाइल से सीखता है, वो बात कैसे करते हैं, वो काम कैसे करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने ऊपर काम करें। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। आप दो हजरात ने अपने सवालात यहाँ पर शेयर भी किए, और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि 25 मिनट का सेशन है। तो आज इसको यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं, और सेशन के एंड में मैं आप लोगों को अगेन वही बात, कि पेरेंटिंग बाकायदा सीखने की चीज है, ये रैंडम चीज नहीं है ना। हम अब तक इसको रैंडम लेके चलते रहे हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर बिल्कुल फर्ज ऐन है। जिस तरीके से नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है, इसी तरीके से जिन वालिदैन के बच्चे हैं, उन वालिदैन को इस इल्म को सीखना उनके ऊपर फर्ज है। ये फर्ज मैंने क्यों कहा, ये इसलिए कहा, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया है ना, फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, है ना, कि मुसलमानों तुम अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो इयाल को भी बचाओ।